मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल पर विचार विमर्श करेंगे। भारत दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। यह उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। लगभग 8 प्रांतों से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम से देखें तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि राज्यों से गुजरती है। भारत के भू आकृति क्षेत्रों पर या भारत के भू आकृति एवं उसकी भौतिक संरचना पर अगर विचार करें तो गजेटियर ऑफ इंडिया पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में 1964 ईस्वी में भारत सरकार ने भारत को 4 भागों में विभाजित किया है। भू आकृति की दृष्टिकोण से भारत 4 भागों में मोटे तौर पर बटा हुआ है। प्रथम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, द्वितीय उत्तर भारत के विशाल मैदान, तृतीय प्रायद्वीपीय भारत की उच्च भूमियां या प्रायद्वीपीय भारत और चौथा तटीय मैदानी भाग एवं द्वीपीय समूह। आज हम लोग मुख्य रूप से उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र पर विचार विमर्श करेंगे। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें पर्वतीय भाग लगभग 10.7% भाग में है, मैदानी भाग लगभग 43.2% भाग में है और पठारी भाग लगभग 28% भाग में है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि भारत पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 0.57% है और स्थल मंडल के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% है, जबकि भारत की आबादी विश्व की आबादी का लगभग 19% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% था और 21 के बाद लगभग अभी 19% से अधिक है। अर्थात स्थल मंडल के लगभग 2.5% भाग पर विश्व की लगभग 19% आबादी निवास करती है। अब हम लोग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर विचार विमर्श करते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 3 भाग में बांट करके देख सकते हैं। पहला भाग आपको हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ट्रांस हिमालय भाग, पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा ट्रांस हिमालय भाग और तीसरा पूर्वांचल हिमालय। अब इसमें सबसे पहले हम लोग हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर विचार विमर्श करेंगे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश की बात अगर करें तो इसके उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत को विकसित करने में विल्सन, हैरी हेस और मॉर्गन की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन लोगों ने 1960 के दशक में इस सिद्धांत को विकसित किया था। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में पूरे दुनिया के स्थल मंडल के प्लेटों को 6 बड़े प्लेटों में और 20 और 6 बड़े प्लेटों में बांट दिया गया है और कहा गया कि इन प्लेटों के बीच की जो दूरियां हैं अगर वह बढ़ती है या ये 2 प्लेट आपस में एक जगह तक आते हैं तो उससे भूमंडल पर भूपटपटी पर कुछ हलचल मचते हैं, जिससे भूकंप आते हैं, जिससे सुनामी आने की संभावना बन जाती है, ज्वालामुखी का प्रभेदन होता है और पहाड़ों का निर्माण होता है। तो इसी तरह से हिमालय के उत्पत्ति या पहाड़, विश्व के किसी भी पहाड़ की उत्पत्ति के बारे में प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत अभी सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो उसको समझाने में कहीं ना कहीं तार्किक विचार प्रस्तुत करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के हिसाब से हिमालय की उत्पत्ति टर्सरी युग के ओलियोसीन कल्प में हुआ था। यह लगभग 70 मिलियन वर्ष से 45 मिलियन वर्ष के बीच में इसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो बृहत हिमालय की उत्पत्ति का समय 70 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और 45 मिलियन वर्ष पहले तक चला। उसके बाद लघु हिमालय और सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का उदय हुआ।
अगर इन उदय को देखा जाए तो बताया गया कि दो प्लेट जो महत्वपूर्ण प्लेट थे, एक भारतीय प्लेट जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं और दूसरा यूरेशिया का प्लेट जिसे उत्तरी प्लेट कहा जाता है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आते चले गए और यहाँ पर एक तेथिस सागर नामक भू अवनति क्षेत्र था। वहाँ पर दोनों में नज़दीकी आने के कारण बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार से इस बलन की क्रिया से इस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अतः इसे बलित पर्वत भी कहा जाता है। तो हिमालय एक वलित पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है और एक नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि अभी भी भारतीय प्लेट 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर और पूरब के तरफ, किस तरफ, तो नॉर्थ और ईस्ट के तरफ 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है। अतः हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले 8848 मीटर थी, अब इसकी ऊंचाई 8850 मीटर हो गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमालय एक बलित पर्वत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से इसकी उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है, जिसको विकसित करने में हैरी हेस, मॉर्गन और विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और अब हम देखते हैं हिमालय के फैलाव। तो हिमालय चाँप की आकृति का एक 2500 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है और इसकी चौड़ाई पश्चिम के तरफ 400 किलोमीटर है और पूरब के तरफ लगभग 150 किलोमीटर है। तो इस तरह से एक चाँप की आकृति में पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय फैला हुआ है। पश्चिम में यह कश्मीर के नंगा पर्वत से, पूरब में या अरुणाचल प्रदेश के सीमा के उस तरफ जो तिब्बत चीन में पड़ेगा, नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत की ऊंचाई यहाँ पर 8126 मीटर है और नामचा बरवा की ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और नंगा पर्वत के पास यहाँ से हम देखते हैं कि सिंधु नदी इस तरफ बहती है। तो कुल मिलाकर के जो हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर के पश्चिम में नामचा बरवा तक 2500 किलोमीटर पूरब से पश्चिम चाँप की आकृति में फैला हुआ है। इसके 3 समानांतर श्रेणियां हैं। बृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। अब इन हिमालय को हम श्रेणी को देखें तो इन श्रेणियों की उत्पत्ति के बारे में देखें तो लगभग 20 मिलियन से 30 मिलियन के बीच में इन तीनों श्रेणियों का उदय हुआ होगा। अब बृहत हिमालय सचर जोन से ट्रांस हिमालय से अलग होता है और बृहत हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से लघु हिमालय से अलग होता है और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इन तीनों श्रेणियों के बीच में एक एक बीच में जोन है, जगह है, जिसके माध्यम से ये दोनों हिमालय तीनों अलग अलग, सारे श्रेणियां अलग अलग होती है और पूरे हिमालय प्रदेश जो हैं वो ट्रांस हिमालय से सचर जोन से अलग होता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय क्षेत्र प्रदेश और अगला पूर्वांचल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं हम लोग बृहत हिमालय की बात करते हैं। बृहत हिमालय की बात करें तो अवस्थिति के दृष्टिकोण से यह मुख्य रूप से नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक अभिछिन्न है, यह कटा फटा नहीं है, क्योंकि लघु हिमालय कटे फटे भाग में है, अलग अलग इनके भाग हैं। शिवालिक भी अभिछिन्न है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यह अभिछिन्न है और ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसमें नीस और उसके बाद जो है सो शिष्ट आदि पर्वत चट्टान से, आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें ग्रेनाइट है, नाइस है, शिष्ट है, इन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। हिमालय की अगर बृहत हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है और जैसा कि हम जानते हैं कि 6000 मीटर पर यहाँ पर इसके ऊपरी भाग में केवल बर्फ ही बर्फ रहते, हिम आच्छादित है, इसीलिए इसका एक नाम हिमाद्री भी है। हिमाद्री, इसका एक दूसरा नाम हिमाद्री भी है। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसमें
अब हिम रेखा को देखने की आवश्यकता है। हिम रेखा वह रेखा है जिस रेखा के ऊपर की ऊंचाई, ऊपर की ओर तापमान लगातार 0 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। सदा 0 डिग्री सेल्सियस उसके तापमान होते हैं। पानी हमेशा बर्फ में बना रहता है, इसीलिए उसे हिम रेखा कहा जाता है। इसके पूरब के तरफ हम देखते हैं कि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पर 4400 मीटर है और पश्चिम की तरफ हम देखते हैं 5200 मीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिम की तरफ 5200 मीटर इसलिए है कि यहाँ पर वर्षा कम होती है और यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो असम वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। अतः हिम रेखा की ऊंचाई आपको 4400 मीटर है और यहाँ पर 5200 मीटर है। हम लोग जानते हैं कि इन्हीं क्षेत्रों में चेरापूंजी एवं माउसीराम क्षेत्र पड़ता है जो मेघालय में अवस्थित है, खासी पहाड़ी में, और यहाँ पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी में वर्षा 1102 सेंटीमीटर और माउसीराम में वर्षा 1150 सेंटीमीटर के लगभग सालाना वार्षिक होती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं बहुत वर्षा वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पर हिमरेखा इधर 4400 मीटर पर है, इधर 5200 मीटर पर है। तो इसीलिए इसे हिमाद्री कहा गया कि इसकी उच्च चोटी पर हमेशा बर्फ जमे रहते हैं या बर्फों से आच्छादित होता है। बृहत हिमालय में कई चोटियाँ हैं। बृहत हिमालय में कई चोटियां हैं। चोटियों में देखें तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को पर्वतों की रानी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट का एक नाम सागरमाथा भी है और इसका एक नाम चोमेलुंग भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट इस स्थल मंडल के सबसे ऊंची चोटी है। इससे ऊंची चोटी इस सौर मंडल में मंगल ग्रह पर है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22,000 मीटर है, निक्स ओलंपिया की ऊंचाई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के माउंट एवरेस्ट जो हिमालय के बृहत हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, नेपाल में अवस्थित है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इस पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई यही 8850 मीटर है। इसके अतिरिक्त कंचनजंगा इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर सिक्किम में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई हम देखते हैं कि 8598 मीटर है और ये भी एक महत्वपूर्ण चोटी है जो भारत में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन आस्टीन है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम में पड़ता है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो हिमालय, बृहत हिमालय का भाग है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहत हिमालय का भाग है, लेकिन यह नेपाल में अवस्थित है। अब हम लोग इसके अतिरिक्त और कई चोटियां हैं जैसे नंदा देवी, जैसे अन्नपूर्णा, जैसे धौलागिरी, जैसे मकालो, ये सब बृहत हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो भारत, कुछ चोटियां भारत में पड़ती है और कुछ नेपाल में पड़ती है। अब हम देखते हैं कि बृहत हिमालय में कई घाटियां भी अवस्थित है, जैसे कश्मीर घाटी, जैसे आपको काठमांडू की घाटी बृहत हिमालय की महत्वपूर्ण घाटियां हैं। घाटी पहाड़ी क्षेत्र में उन समतल मैदान या समतल क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर ढाल कम होते हैं। तो इस तरह की दो घाटियां बृहत हिमालय में अवस्थित है, काठमांडू की घाटी और दूसरा आपको कश्मीर की घाटी। इसके अतिरिक्त अगर बृहत हिमालय में हम दर्रा की बात करें तो यहाँ पर कई दर्रे अवस्थित हैं। यद्यपि बृहत हिमालय में लघु हिमालय की तुलना में और अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम दर्रे हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हिम आच्छादित क्षेत्र ज़्यादा हैं। फिर भी कश्मीर में बुर्जिला दर्रा और जोजिला दर्रा, इसी तरह से हम देखते हैं कि उत्तराखंड में नीति, लेपुलिक और मान दर्रा, इसी तरह से सिक्किम में देखेंगे तो नाथुला दर्रा और जलप्पा दर्रा, ये सब दर्रे यहाँ पर अवस्थित हैं। अगले वीडियो में हम लोग लघु हिमालय और शिवालिक पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।